हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आइडियल एकेडमी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में मैंने आपको बुक की वो 3 टॉपिक मैं क्लियर कराने की कोशिश कर रहा था। जो टॉपिक हमने डिस्कस किए मैं आपको उनको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जिन टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला तो मैंने डिस्कस किया था लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही है। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो लो क्यों रहा इंडियन इकोनॉमी का, तो कहीं ना कहीं हमने इसका जो पूरा जो एक प्रॉब्लम जो मैंने बताई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन इकोनॉमी एक कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं अनडेवलप्ड रही थी, अनबैलेंस रही थी। हमने इस पर डिस्कस किया। इसके बाद हमने दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा वो था हमारा कि बैकवर्डनेस जो था एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा वो था, जिसमें कहीं ना कहीं देश की कंट्री की लगभग 85% पॉपुलेशन डिपेंड करती थी इस पर डायरेक्टली व इनडायरेक्टली रूप से, और इंडियन जो बेस था वो काफी बैकवर्ड था। इसमें कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर जो सिस्टम अपनाया था, जिसमें जमींदारी सिस्टम, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फार्मर्स की जो कंडीशन थी काफी बेकार कर दी थी इन लोगों ने, तो इस रीजन से इकोनॉमी सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाया हमारा। और ये सबसे रीजन था कि इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करती थी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पर। आज हम स्टडी करेंगे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो आप अपनी बुक के अंदर जब चैप्टर में फर्स्ट पढ़ोगी तो उसमें हम इंडस्ट्री सेक्टर 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी क्लियर होते चले जाएंगे और शायद आपके टॉपिक भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलो मैं स्टडी करता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब जब इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर जब डेवलप नहीं हो पाया था तो लगातार डिक्लाइन हो रहा था। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो लगातार डिक्लाइन हो रही थी, या मैं कह सकता हूँ इसके अलावा कॉलोनियल टाइम पीरियड जो रूल थे वो रूल रेगुलेशन इस टाइप के बने हुए थे कि इंडियन जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो लगातार डिक्लाइन हो रही थी। इस रीजन से उसकी जगह मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर ने अलाउड कम टू विद द प्राइस, मतलब उसकी जगह किसी प्रकार का स्थान नहीं ले पाए। तो इसके कारण क्या ऐसी पॉलिसीज थी कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर, उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इंडिया फेल टू डेवलप ए साउंड एंड द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के समय इंडिया की जो डेवलप होने की जो एक स्ट्रेटजी थी वो कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही थी। रीजन था कॉलोनियल रूल इस टाइप के बन गए थे कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री को डेवलप होना ही नहीं देना चाहते थे वो लोग। द स्टेटस ऑफ द industrial sector during the British rule can be well defined by the term systematic decentralization can be attributed to the downfall of Indian handicraft industries and the cause of the black growth of modern industries was the lack of the investment। इंडिया के अंदर चलने वाला जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज थी उसको कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगा दिए। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विऔद्योगिकरण के कारण इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज जो चल रही थी उसको ब्रेक लगा दिया गया, और कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज और नई मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज उसने उसकी जगह लेने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है उस पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन कहा जाता है ऑन द वन हैंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोर्ट heavy traffic of the export of Indian handicraft product, and on the other hand allowed the free export of India raw material to Britain and free import of British। इस पर एक सबसे बड़ा मेन तो रीजन ये कर दिया कि जो पॉलिसी थी उसमें ये था कि जो हैंडीक्राफ्ट जो सामान था जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट जो होता था उस पर एक हैवी ड्यूटी लगा दी गई, हैवी टैक्स लगा दिया गया एक्सपोर्ट के ऊपर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर ले जाया जाता था उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया, यहाँ तक कि ना इम्पोर्ट पे था ना एक्सपोर्ट पे था। इस रीजन से कहीं ना कहीं एज ए रिजल्ट इसका एकमात्र रिजल्ट ये निकला कि हैवी टैरिफ, ज्यादा टैक्स लगाने से द इंडियन एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टली, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ने लगे, एंड द डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डस्टिलिटी मतलब बहुत ही कम देखने को मिली। द लेड टू द क्लब्स एंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और कहीं ना कहीं इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, बिल्कुल डाउन हो गई, बिल्कुल पिछड़ती हुई चली गई। और इस रीजन से सिमिलरली द डिमांड फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आल्सो फेल इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लैक्ड इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रोथ इंटेंट। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो एरिया है घरेलू क्षेत्र के अंदर इसकी मांग लगातार डिमांड कम होने लगी। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस जब ज्यादा हाई हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो गई, और इस कारण से मैं कह सकता हूं कि कंट्री के अंदर
इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप नहीं किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन अपनाने के बाद भी किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर ने इसकी जगह नहीं ले पाए जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जगह ले पाए थे। ये सबसे बड़ा रीजन था कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का बैकवर्ड होने का। दूसरा हम पढ़ते हैं जो रीजन्स ऑन द फॉरेन ट्रेड, ये भी सबसे मैंने था विदेशी व्यापार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल के समय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ऑन द मोनोपोली पावर ऑफ आवर इंडिया, भारत के अंदर फॉरेन ट्रेड में मोनोपोली पावर उसके अंडर में थी, कहीं ना कहीं एकाधिकार था। The British government used the trade policy according to the interest of their the home country। ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटा कहीं ना कहीं ट्रेड पॉलिसी, व्यापार की जो पॉलिसी थी उसको अकॉर्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द देयर होम कंट्री के रूप में अपनाती थी। द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ट्रांजैक्शन वार द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रांजैक्शन करती थी बेटा रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द इंडियन द ब्रिटेन ऑन वन हैंड, एक तरफा वो इस प्रकार की चीज देखने को मिलती थी। द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया प्रोवाइड द चीप रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, देश से सस्ता चीप रॉ मटेरियल बेटा एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। एंड ऑन द अदर हैंड अन्य बातों को देखें तो इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड ए वर्जिन मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट, और ब्रिटेन के अंदर बनने वाले जो गुड्स थे, फिनिश जो गुड्स थी, उनको इंडियन मार्केट के अंदर किया गया था, सेल किया जाता था। इन अदर वेज अगर अदर वेज की बात करें तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर द बेनिफिट, सिर्फ वो बेनिफिट के लिए ही वर्क करती थी। मोर एवर द सरप्लस जनरेट फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी, और फॉरेन ट्रेड के अंदर जो इंटरेस्ट नहीं थे बेटा वो देश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। रीजन था उसका एकमात्र रीजन था कि इंटरेस्ट इट वाज यूज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द वॉर प्रपोज बाय ब्रिटेन टू स्प्रेड देयर द कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर के रूप में सिर्फ वॉर के समय ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस प्रकार का था कि यहाँ के लोगों को सिर्फ यूज किया जाता था, ना कि यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप किया जाता था। तो ऐसा उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट कराया जिसमें हमने 4 पॉइंट आपको बताए, जिनमें एक सबसे पहले लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने आपको बताया, बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा किया, और रिग्रेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की जो नीति थी, पॉलिसी वो किस प्रकार की थी उस पर मैं डिस्कस किया। चलो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप डिस्कस करूंगा कि नेम ऑफ द सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट, हमें कुछ इकोनॉमिस्ट के बारे में चर्चा करनी है। हु द एस्टिमेट द इंडिया, भारत में जिन्होंने पर कैपिटा इनकम और ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड टाइम के अंदर बेटा पर कैपिटा इनकम पर डिस्कस किया। 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, चैप्टर 16 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कहां पर दादाभाई नौरोजी एकमात्र ऐसे इंडियन थिंकर्स थे जिन्होंने बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर नेशनल इनकम के बारे में क्या की थी, चर्चा की थी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वाज नेवर इंटरेस्टेड इन द अपलिमेंट ऑफ आवर कंट्री, मेरे देश को आगे बढ़ाने में, इंडियन गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने में या देश को आगे बढ़ाने में कभी इंटरेस्ट नहीं थे वो लोग। सो दे नेवर टू एनी इंटरेस्टिव इन द मेजर ऑफ इंडिया नेशनल एंड द पर कैपिटा इनकम, इसलिए वो देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजरमेंट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हम चर्चा करेंगे। थॉट सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट, कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे, ट्राइड द एस्टिमेट, जिन्होंने एस्टिमेट दिया इंडियन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे ये लोग जिन्होंने कॉलोनियल रूल टाइम समय में कहीं ना कहीं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में क्या दिया था, एस्टिमेट दिया था। बट लेकिन द रिजल्ट वर द कन्फ्लिक्टिंग एंड द इनकंसिस्टेंट, मतलब ये तार्किक नहीं माने जाते हैं, मतलब इनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ हेड नोटेबल द इकोनॉमिस्ट, चलो हम कुछ लोगों की चर्चा करते हैं यहाँ पर। हु वर द एंगेज्ड इन द एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में डिस्कस किया, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्कस किया। पहले नाम बताता हूँ, दादाभाई नौरोजी, अच्छे से याद होगा 1868 में इस इकोनॉमिस्ट ने इस पर डिस्कस किया था। इसके बाद विलियम डिग्बे, फिंडले सिराज, VKRV राव एंड RC देसाई ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में एस्टिमेट दिए थे। आउट ऑफ दीज VKRV राव थे, उन्होंने हुज द एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर वाज द कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही अच्छे प्रभावी उन्होंने डाटा दिए थे। मोस्ट ऑफ दीज द स्टडीज रिलेटिव दैट इंडियन इकोनॉमी, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रेव द इवन लेस देन 2% ड्यूरिंग 1950,
1950 के बीच में विद 0.5% ग्रोथ इन द पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, लगभग देश में बेटा 0.5% कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली इन 50 सालों में 50 इयर्स के अंदर देश की पर कैपिटा इनकम में। इस प्रकार के डाटा VKRV राव ने प्रेजेंट किए थे। उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी जो थी उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा कि कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर रिवेन्यू सिस्टम हमारा किस प्रकार का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश में किस प्रकार का रिवेन्यू सिस्टम बता रखा था। चलो, थैंक यू आज की वीडियो के लिए।